और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी होंगे। जी हां, नाम्बिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्योपुर के कराहल में एसएचसी सम्मेलन में भाग लेंगे और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम के जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा जाएगा। नाम्बिया से इन्हें लाया गया है। और आपको बताएं कि श्योपुर के कराहल में एसएचजी सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नाम्बिया से इन चीतों को लाया गया है और इन तमाम चीतों को, जिनकी संख्या 8 है, इनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। इन 8 चीतों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे और इसके लिए मध्य प्रदेश का कार्यक्रम आज उनका है। मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे अपने जन्मदिन के मौके पर। आपको बताएं कि नाम्बिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री छोड़ने वाले हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश का उनका दौरा होगा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर लखनऊ से दे दें, जहां सीएम योगी पीएम मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा और कहानी भारत मां के सच्चे सपूत की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। सुबह 10:30 बजे इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं और आपको बताएं कि 11:30 बजे एमएसएमई के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में पुरस्कार वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरित करेंगे। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहानी भारत मां के सच्चे सपूत की ये चित्र प्रदर्शनी होगी। इसे नाम दिया गया है। सुबह 10:30 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी करेंगे। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रही है बीजेपी। सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत आज होगी और जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर लगाएगी बीजेपी। आपको बताएं कि प्रदेश में 28,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेशन का संकल्प लिया गया है। ये लक्ष्य तय किया गया है और सांसद, विधायक जो कि ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। 2 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सेवा पखवाड़ा के रूप में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्लड कैंप लगाया जाएगा और आज इसमें सांसद, विधायक जो कि हिस्सा लेंगे रक्तदान शिविर में और इस ब्लड कैंप में पहुंचकर रक्तदान करेंगे। एक बड़ा योगदान और इसके लिए एक बड़ा लक्ष्य भी तय किया गया है। ये तस्वीरें हैं शिव की नगरी काशी की, वो काशी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता का तोहफा जनता को दिया था, जिसके बाद संकरी जगह में जकड़े बाबा के धाम को ऐसी भव्यता मिली जिसकी सराहना वाराणसी आने वाला वो हर शख्स कर रहा है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। माननीय मोदी जी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काशी जैसे स्थान को वो इतना डेवलप कर दिया। बाबा विश्वनाथ के घाट को, यहाँ के मंदिर को, सारे प्रांगण को एकदम दिव्य हो गया है। बाबा का आशीर्वाद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों। मैं यही कामना करता हूं बाबा से। हर हर महादेव।
अब जरा तस्वीर और इंतजाम को देखिए। गंगा द्वार से जब आपका प्रवेश होता है तब यहाँ आपको सीढ़ियाँ तो मिलेंगी, साथ में स्वचालित सीढ़ियाँ भी हैं, ताकि अगर आपके पैर में दर्द हो और मन में बाबा के दर्शन की चाहत हो तो निराशा हाथ ना लगे, बल्कि दर्शन सुगम हो। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वीविंग गैलरी के पहले ऑडिटोरियम और दुकानें मिलेंगी। मंदिर परिसर साफ सुथरा रहे, स्वच्छता के लिए 3 शिफ्ट लगाई गई हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से अलग व्यवस्था की गई है। हम सुरक्षा की बात करें तो 2 स्तरीय चीज़ें हैं। एक तो वो सुरक्षा है जो पुलिस अपना इस धाम की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है। दूसरा, इस जो धाम में बिल्डिंग बनी है, जो एसेट तैयार की गई उनकी सुरक्षा के लिए बात हो तो उनके लिए जो इस यहाँ एसेट तैयार की गई हैं उनके लिए हम लोगों ने अपना सुरक्षा एजेंसी को तैनात किया है। प्लस जो परंपरागत रूप से सुरक्षा होती थी, चाहे वो लोगों की सुरक्षा हो, जो पुलिस की जिम्मेदारी, तो वो अपना यथावत उस तरह कर रहे हैं। उनसे हमारा कोई लेना देना, हम लोग अपनी एसेट तैयार करते हुए उनको बेहतर ढंग से सुरक्षा करने, ताकि तमाम जो यहाँ पे महंगी चीज़ें लगी उनकी सुरक्षा हो सके। श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं बनाई गई उनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पीएम के सबसे बड़े तोहफे की तस्वीर सामने है। इस तस्वीर की सराहना पीएम के जन्मदिन पर हर कोई कर रहा है। लोग गीत और बधाइयां गाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अरे काशी की गलियों में गूंज सहनाई, काशी की गलियों में गूंज सहनाई की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। पीएम मोदी भोले के भक्त भी हैं, लिहाजा काशी उनके लिए अलग अलग तरीके से आशीर्वाद मांग रही है। बच्चों ने उनके जन्मदिन पर 72 किलो का लड्डू का केक काटा। यही नहीं, पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर अखंड रामायण के पाठ का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन भी किया। इस धाम के उद्घाटन के बाद जिस तरह से व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारा गया है, प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के जन्मदिन के मौके पर इन व्यवस्थाओं की सराहना हो रही है और इन व्यवस्थाओं को जमीन पर उतार कर कहें तो विश्वनाथ धाम के तोहफे को जनता और श्रद्धालु स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अवनीश अवस्थी बनाए गए मुख्यमंत्री के सलाहकार। अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी का सलाहकार बनाया गया है। राज्य सरकार के कामों को गति देने के काम में अब अवनीश अवस्थी का सहयोग होगा और सीएम योगी ने आईएएस ऑफिसर अवनीश अवस्थी पर भरोसा जाहिर किया है और उनको सलाहकार बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य सरकार के कामों में गति देने के काम में अब अवनीश अवस्थी का सहयोग होगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और अगली बड़ी खबर मऊ से, जहां मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की फिर बढ़ी मुश्किलें। जी हां, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर दर्ज हुआ है केस। चुनाव में आपत्तिजनक भाषण देने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज है। एमपी एमएलए कोर्ट ने एसीजेएम श्वेता चौधरी ने ये कार्रवाई की है और चुनाव के दौरान का ये पूरा मामला है। चुनाव के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, भाषण देने का पूरा मामला है और इसी कड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एसीजेएम श्वेता चौधरी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी एंड फैमिली की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनाव में आपत्तिजनक भाषण देने पर दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मऊ से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी कानपुर से, जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर सामने आया है भ्रष्टाचार। करगिल पार्क में बिछाया गया सिंथेटिक ट्रैक टूट चुका है और एमएचपीएल कंपनी पर एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। महापौर ने अराजक तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अराजक तत्वों ने तोड़ा है सिंथेटिक ट्रैक। प्रमिला पांडे वो जानकारी दे रही हैं और उनका कहना है कि अराजक तत्वों की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। मेयर का
बयान आपको बता रहे हैं। अराजक तत्वों ने तोड़ा होगा सिंथेटिक ट्रैक, एक संभावना उन्होंने जाहिर की है, लेकिन जिस कंपनी ने इस ट्रैक को तैयार किया था उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर के करगिल पार्क की हैं, जहां 2 दिनों से हो रही बारिश ने करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए गए इस सिंथेटिक ट्रैक की मजबूती की पोल को खोल करके रख दिया है। इस ट्रैक को पार्क में मॉर्निंग वॉक के चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये सिंथेटिक ट्रैक 10 दिन भी नहीं चल सका। नगर निगम लगातार दावा कर रहा है कि शहर को वो स्मार्ट बनाने में लगा हुआ है, लेकिन अगर इस तरीके से स्मार्ट बनाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तमाम सुंदरीकरण के कामों के बीच सिंथेटिक ट्रैक देखिए टूटा पड़ा है। ये देखिए सिंथेटिक ट्रैक की जो टूटन है वो इस तरीके की यहाँ पर ये देखिए निकल करके सामने आई है, और ये ट्रैक यहाँ पर अब सिंथेटिक ट्रैक तो नहीं दिखता, बहुत सारी जगह जो है वो टूटी पड़ी। आगे अगर आपको लेके चलें तो भ्रष्टाचार अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये सिंथेटिक ट्रैक 5 सितंबर को बना था। ये देखिए किस लेयर को, कैसी लेयर को बिछाया गया है। ये क्या है, ये ऐसे अगर हम कहें तो ऐसे उखड़ती दिख रही है। उखड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सच दिखाने के लिए इसको हमें दिखाना ज़रूरी है कि क्या मटेरियल यहाँ पर लगाया गया होगा। MHPL नाम की कंपनी को करगिल पार्क में सिंथेटिक ट्रैक लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। 5 सितंबर को ही मेयर प्रमिला पांडे और भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने ट्रैक का उद्घाटन किया था, लेकिन बारिश की वजह से सिंथेटिक ट्रैक का 20 मीटर हिस्सा उखड़ा तो कानपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार की कलई भी खुल गई, क्योंकि जिस MHPL कंपनी ने ट्रैक बिछाया था वो पहले भी सवालों के घेरे में है। लेकिन कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को इस मामले में न तो कंपनी की गड़बड़ी नजर आ रही है, न ही अफसरों के काम में कोई कमी। जिस दिन मैंने उद्घाटन तीसरे दिन कोई एक आदमी हमारा जो म्यूजिक सिस्टम था उसको तोड़ दिया था, उसको मैंने बंद कराया था। हो सकता है उसे आ रहे तत्वों ने किसी ने कोई काम जरा से काट दिया होगा, वो खुलता चला गया होगा। फिलहाल इस मामले में ट्रैक को बनाने वाली कंपनी MHPL ने ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद लगे सिंथेटिक ट्रैक का उखड़ जाना साफ इशारा कर रहा है कि ट्रैक बिछाने के दौरान गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया। अवड़ हो चुका है ये सिंथेटिक ट्रैक, और कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इस सिंथेटिक ट्रैक पर सपने दिखाए गए थे कि लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स आएंगे, जिनकी पहली पसंद मोती झील में सुबह सुबह स्वच्छ वायु लेना है, प्राणवायु लेना है, ऐसे में कुछ ही दिन के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बदहाल हो गया है। सुंदरीकरण के जो काम के दावे किए जाते हैं उसके बीच नगर निगम की स्मार्ट सिटी की एक बार फिर से पोल खुल गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और अब बात मौसम के मिजाज की करते हैं। दरअसल यूपी में कई जिलों में मूसलाधार बारिश, कई शहरों में बारिश के बाद भरा पानी। आज भी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है और कई जिलों में लगातार बारिश से हादसे भी हुए। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आपको बताएं कि लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई शहरों में बारिश के बाद पानी भर चुका है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और वहीं सितंबर का आधा महीना बीत जाने के बाद बादल ऐसे बरसे कि तबाही ला दी। लखनऊ में जहां 9 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं प्रयागराज की बात करें तो 2 बच्चों की सांसें थम गई। और ऐसी ही तस्वीरें कई दूसरे शहरों से भी देखने को मिली, जो आंखों में आंसू दे गई। सितंबर में कुदरत ने ऐसा सितम ढाया कि कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। लखनऊ से लेकर सीतापुर तक मातम छा गया। ये तस्वीरें दिलकुशा कॉलोनी में हुए हादसे की, जहां एक बन रही दीवार के गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। लखनऊ में हादसे के बाद हड़कंप मच गया। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल मरने वाले सभी लोग निर्माणाधीन दीवार के पास टेंट लगाकर रह रहे थे और हादसे के वक्त टेंट में 15 मजदूर मौजूद थे, जो दीवार की चपेट में आए। मरने वाले सभी लोग झांसी के रहने वाले हैं, जिनके परिजनों के लिए सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। लोग घायल हुए, उन्हें फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया।
जिन्होंने हादसे की आंखों देखी सुनाई। दीवार इस चीज़ के हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे, अचानक दीवार गिरी 12 बजे, जिससे सबकी मौत हो चुकी है। मैं खाली बचा था, मेरे पैर टूट चुका है। जे लोग आते तो जे बाउंड्री की सटीक से थे, हम लोग दूर रहते। अच्छा। हादसे के बाद सरकार भी एक्शन में आई। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। दुखद है, जैसे ही हम लोगों को पता चला सभी घायलों को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और इनका इलाज अच्छा चल रहा है। परिवारों के साथ हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। यही नहीं, सरकार ने घायलों के फ्री इलाज का भी ऐलान किया है। फतेहपुर में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। यहाँ कच्चा मकान गिरने से एक बुजुर्ग और 4 मवेशियों की मौत हो गई। इसके बाद कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी में बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें थोड़ी कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं राजधानी लखनऊ से आई बारिश की तस्वीरों ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। बता दें कि हर साल नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोया रहता है, क्योंकि लखनऊ में न सिर्फ सड़कें डूब गई बल्कि गोमती नगर का वो इलाका जहां बड़े बड़े मंत्री और विधायक रहते हैं वो भी पानी पानी हो गए। वैसे ये कमाल हमारे उन इंजीनियर का भी है जो सड़क तो बनाते हैं लेकिन पानी की निकासी के इंतजाम को करना भूल जाते हैं, क्योंकि इसी भूल और लापरवाही का नतीजा है कि आज लखनऊ में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। डूब गई यूपी की राजधानी, आसमान से पाताल लोक तक पानी पानी। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाएगी तो उसका क्या स्मार्ट सिटी का हाल होगा। और ये देखिए लबालब, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं और थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर जाता जा रहा हूँ। लौटते मॉनसून से हाहाकार, लखनऊ में गिरी मौत की दीवार। पानी अभी तो हम बहुत आगे तक नहीं गए तब ये स्थिति है, कहाँ तक ये डूबा हुआ है। के बावजूद उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पानी निकालिए। स्थिति क्या है वो भी आप देख रहे हैं कि अब तक कई घंटे बीत गए और देखिए अब तो बरसात रुकी हुई है। अभी स्मार्ट सिटी की खुली पोल, यूपी की बदहाली में किसका रोल? लौटते मॉनसून ने यूपी में हाहाकार मचा दिया है। बीते 3 दिन से लखनऊ में रह रह कर बारिश हो रही है, पर शुक्रवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही हम लोगों को पता चला सभी घायलों को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और इनका इलाज अच्छा चल रहा है। लाने के बाद पता चला कि उसमें से 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। दिलकुशा इलाके में यहाँ पर एक दीवार गिर गई जिसके नीचे दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन से राजधानी लखनऊ में भीषण बरसात हो रही है, जिसके चलते ये दीवार जो पहले से ही कमज़ोर थी गिर गई और इसकी आड़ में जो कुछ मजदूर लोग अपना घर बनाकर रह रहे थे, झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, इसके नीचे दब गए और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे। दरअसल बारिश ने लखनऊ की तस्वीर बिगाड़ दी है, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लखनऊ के गोमती नगर के विजयखंड इलाके की हैं, जहां बड़े बड़े मंत्री और विधायक से लेकर आईएएस और आईपीएस जैसे अफसर रहते हैं। यहाँ पर आगे अगर आप देखें तो सिविल हॉस्पिटल है, यहीं इसी रोड पर आगे हम जब निकलते हैं तो विधानसभा भी यही रास्ता जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस रोड के जब दूसरी तरफ हम जाते हैं, जो चौराहा आप देख रहे हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री का आवास है। और जिस जगह ये रोड है, जो ये इतना वीवीआईपी इलाका है, वहाँ की सड़कों का क्या हाल है, जो नगर निगम की तैयारी है उसकी अगर बात करें क्या स्थिति है, वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। गाड़ियों के जो पहिए हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डूबे हुए हैं। वहीं सिविल अस्पताल से मुख्यमंत्री आवास तक जाने वाली सड़क भी पानी में डूब गई।
शहर के कई वीआईपी इलाके टापू में तब्दील हो गए। अर्जुनगंज पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे बना ओमेक्स रेजिडेंसी का बेसमेंट पानी में डूब गया। मेरठ का फतेहुल्लापुर इलाका तालाब बन गया है, जहां पता नहीं चल रहा कि कहां सड़क है कहां नाला। किसी तालाब में नहीं खड़ा हूं, ना किसी देहात के इलाके में खड़ा हूं। ये वार्ड 75 फतेहुल्लापुर की मेन रोड है, जहां पर हजारों लाखों लोग हर रोज यहां से आते जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से यहां रास्ता रुक गया है। ये लोगों को जब दिखा कि एबीपी गंगा की टीम यहां पर पहुंची है, तो इस उम्मीद में ये लोग हमारे पास आ गए और यहां तालाब बनी सड़क पर खड़े हो गए कि शायद कुछ उनकी समस्या दूर हो जाए। कहावत है कि 10 दिन चले 2.5 कोस, शायद ये वाली कहावत यहाँ पर सटीक बैठ रही है। शायद नगर निगम के अफसरों को यहाँ आना चाहिए, इन लोगों की परेशानी समझनी चाहिए, वरना इन लोगों का जो गुस्सा है वो एक बड़े आंदोलन का रूप जरूर ले सकता है। सवाल बड़ा है कि इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि देश के बड़े बड़े इंजीनियरों ने बड़ी बड़ी सड़कें और ब्रिज तो बनाए, पर पानी की निकासी का इंतजाम करना भूल गए। सवाल नगर निगम पर भी है, जो हर साल कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अखिलेश यादव मुस्लिम यादव का गठजोड़ बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव 24 के पिच पर सपा की मुश्किल बढ़ाने में लगे हैं। शिवपाल यादव ने प्रसपा की नई कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें शिवपाल ने आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिवपाल की ये मजबूती अखिलेश को कितना कमजोर करेगी। शिवपाल की ललकार, 24 का प्लान तैयार। चाचा का संकल्प, तीसरे मोर्चे का विकल्प। दो 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि भले ही यूपी में सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही हो, लेकिन इस बार शिवपाल यादव भी दो हाथ करने का दम भर रहे हैं, जिसकी एक झलक शिवपाल यादव ने अपनी नई कार्यकारिणी की बैठक के जरिए दिखा दी है, जिसमें न सिर्फ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बल्कि महानगर अध्यक्ष और फ्रंटल संगठन के सभी अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में शिवपाल यादव ने पार्टी को निकाय चुनाव से पहले बूथ पर मजबूत करने का मंत्र दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 24 की पिच पर शिवपाल किसे चुनौती देंगे? क्या भाजपा के लिए होगी उनकी चुनौती या फिर सपा के लिए? क्योंकि जब से शिवपाल और अखिलेश के रास्ते अलग हुए हैं, शिवपाल हर मोर्चे पर अखिलेश यादव को चुनौती देते नजर आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। आज लखनऊ में प्रसपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि प्रसपा ने अपना जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि समावेशी राष्ट्रवाद और राम राज्य, इसे लेकर पार्टी आगे काम करेगी, इसे लेकर पार्टी चलेगी। यानी कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर बीजेपी 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, वो चुनाव जीतती चली आई, अब उसी मुद्दे पर शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा भी आती दिख रही है। हाल ही में शिवपाल ने 2 बड़ी बातें कही थी। पहली ये कि वो अब सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, दूसरी ये कि वो 2024 में सरकार का हिस्सा होंगे। और शेष बची है बातें, जब चुनाव नजदीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो तो तभी होगा। अभी तो मैं केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कैसे फिर आप सेंटर में जाएंगे, सरकार बनाएंगे? बस हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, 2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब एक सवाल इस बात का भी है
कि क्या शिवपाल यादव भाजपा के साथ 24 में कोई गठबंधन करेंगे, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से शिवपाल के भाजपा के साथ जाने की बातें होती रही हैं। उधर शिवपाल यादव भी राष्ट्रपति चुनाव जैसे मौकों पर भाजपा के साथ ही नजर आए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शिवपाल की कोशिश अखिलेश यादव को चुनाव हराने की होगी, क्योंकि शिवपाल यादव सपा का कितना खेल खराब कर सकते हैं ये बात वो 2019 में साफ कर चुके हैं, जिसकी वजह से सपा 2019 में फिरोजाबाद, कन्नौज और बदायूं जैसे गढ़ हार गई थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।